हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी जो है बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मैं रंजन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रंजन ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने जो है अभी तक सब्सक्राइब मेरा चैनल को नहीं किया है, वह सभी बच्चे यूट्यूब पे जाकर के सर्च करिएगा @रंजन ऑनलाइन क्लासेस 26 और आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप इसको जो है जोरदार तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिसके कारण हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोडेड किए जाएंगे वो सब के सब आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, जिसको आप लोग देख करके अपने जो है स्टडी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं अपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास 8, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 8 का जो छात्रवृत्ति का एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2026 को, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के आपके साथ जो है उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी बच्चे मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा और सभी जो है अपने अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर को मिला लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो जो है ये मेरा यूट्यूब का चैनल क्या है ओपन होकर रखा हुआ है। आप इसमें देख सकते हो मेरे इसमें बहुत सारे वीडियो जो है अपलोडेड है। त्रिकोणमिति का जो कि क्लास 10th का, इसमें मैं भारतीय भवन का सॉल्यूशन कराता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, आप सभी बच्चे जो है इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने समांतर स्टडी का एक जो है वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और एक आपके लिए मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियो पे अपलोड किया है, जिसमें मैंने मैग्नीशियम को जला करके दिखाया है। आप वहाँ पे भी जाकर के उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैग्नीशियम जब जलता है तो एक व्हाइट कलर का जो है उजला वाला फ्लेम उत्पन्न करता है, बहुत ही चमकीला होता है और इसके राख को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। फिर हमने जो है उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का टेस्टिंग भी किया हुआ है, तो आप जाकर के मेरे जो है वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हमारा सेशन है आज का 8वां क्लास का जो छात्रवृत्ति का एग्जाम हुआ था, है ना, उसका हम लोग डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये पेपर आपका सेट का है ना, सेट का है और यह आपका एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2026 को हुआ था। क्लास 8 के बच्चों का यह है ना छात्रवृत्ति का एग्जाम था और इसमें आपके 35 क्वेश्चन आपके विज्ञान विषय से पूछे गए थे, 35 क्वेश्चन आपके जो है सामाजिक अध्ययन से पूछे गए थे और इसके अलावा आपके 20 क्वेश्चन जो है आपके गणित से पूछे गए थे। यानी कि टोटल आपके जो है 35-20 यानी कि 90 जो है प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसके लिए आप सभी बच्चे को 90 मिनट का समय मिला हुआ था और इसके हर एक क्वेश्चन पे आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको जो है 1 नंबर मिलने वाला है। तो इसका जो है हम लोग आज डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम देखेंगे बारी बारी से इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो ये रहा हमारा सबसे पहला विज्ञान समूह से, है ना, विज्ञान समूह से हमारा ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन कि यदि किसी लेंस को पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी और साथ साथ में उसकी शक्ति जो है क्या होगी। उसकी फोकस दूरी और क्या पूछा, उसके शक्ति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर होता है लेंस का वो होता है 1/f, यानी कि पावर में और जो फोकस दूरी है उसमें उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, व्युत्क्रम वाला संबंध होता है। यानी कि अगर f बढ़ेगा तो p घटेगा और अगर f घटेगा तो p बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, घटती है तो ये तो होने वाला है नहीं, बढ़ती है ये भी हमारा होने वाला है नहीं। हाँ, इन दोनों में से कोई हमारा एक ऑप्शन जरूर हो सकता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि लेंस को पानी में अगर डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी हो जाती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है आपका, बढ़ जाती है। और अगर उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, घटेगा। सो फोकस दूरी पहले पूछा गया, बढ़ती है, शक्ति पूछा उसके बाद घटती है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। कहता है अवतल दर्पण से, क्या बोला है, अवतल दर्पण से वस्तु के समान आकार की प्रतिबिंब एवं उल्टी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। इसमें आपको पता होगा यहाँ पे हमारा फोकस और जितना दूरी पे ये इसके साथ ध्रुव के साथ जितना दूरी पे फोकस है उतना दूरी पे इसका क्या होगा, इसका वक्ता केंद्र होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये रहा उनका वक्ता केंद्र तो उनके बीच की आधी दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा वस्तु यहाँ पे होगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 किरण आरेख चाहिए। तो हमने क्या किया, एक किरण आरेख जो है हमने फोकस से प्राप्त किया,
जब वो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तब। दूसरा हम क्या करेंगे, इस दर्पण के ध्रुव पे जितना एंगल से ये आने वाले हैं, आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो जितना एंगल पर ये आएगा उतना ही एंगल पर क्या करेगा, टकरा करके चला जाएगा। और जहां पे ये कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, उल्टा बन रहा है। और वस्तु के क्या है, आकार का बन रहा है, यानी कि वस्तु के बराबर आकार के बन रहा है। तो आप देख सकते हो कब ये होता है, जब हम उसके क्या रखते हैं, वक्ता केंद्र पर रखते हैं, तब जाकर के हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, समान आकार का होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो अलग अलग द्रव है जिनके घनत्व क्या है, P1 और P2 है। तो मान लो हमारा एक द्रव ये हो गया और हमारा एक द्रव ये हो गया। इसका घनत्व क्या है, P1 है, इसका क्या है, P2 है। और कह रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन, क्या कह रहा है, P2। खुद बोल रहा है कि यदि P1 जो है P2 से क्या है, अधिक है। हम सबको तो हमसे पूछा गया समान गहराई पे दाब ज्ञात करो। मान के चलो हम यहाँ से इतनी वाली गहराई पे क्या निकालना चाहते हैं, दाब। यहाँ से इस लेवल से हम चाहते हैं यहाँ पे क्या निकाले, दाब। तो आपने पढ़ा होगा गहराई बढ़ने से दाब हमारा बढ़ता है, गहराई बढ़ने से क्या होता है, दाब हमारा बढ़ता है। यहाँ पे तो दोनों जगह क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। बात करते हैं इस वाले बिंदु पर जो कि H हाइट नीचे होगा, H हाइट नीचे होगा। उसने बोला है समान गहराई, यानी कि बराबर गहराई पे कह सकता है, कह रहा है दाब निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हम गहराई को बराबर कर ले तो हमारा जो प्रेशर होता है वो कितना से बढ़ता है, रो जी एच। कितना से बढ़ता है, रो जी एच। रो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्या होता है, मटेरियल होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कह सकते हो। सो यहाँ पे डेंसिटी क्या दिया है, इसका ज्यादा दिया है। जी क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग बोलते हैं। ये तो फिक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स में। ये तो दोनों जगह फिक्स हो गया है, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एच की बात किया जाए तो एच क्या है, दोनों में बराबर है, क्योंकि समान क्या है, आपका गहराई है। सो डिपेंड किस पे कर रहा है, प्रेशर का। प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ क्या, उस मटेरियल का, डेंसिटी ऑफ किसका, उस लिक्विड का। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, और P1 P2 क्या है, हमारी डेंसिटी है, घनत्व कह सकते हो। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, सो फाइनली क्या होगा, प्रेशर हमारा 1 का ज्यादा होगा, प्रेशर 2 का क्या होगा, उससे कम होगा। सो इसका जो है सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ जो है धनावेशित हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कोई भी पदार्थ धनावेशित कब होता है, जब उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके चले जाते होंगे, तभी वो वस्तु क्या होती होगी, धनावेशित होगी। यानी कि वह क्या करती होगी, इलेक्ट्रॉन को खो देता होगा। जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, कांच का छड़, यानी कि शीशा का एक रॉड कह सकते हो। अगर इसको हम रगड़ते हैं रेशम पर, तो ये हमारा धनावेशित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे इस जो है ना, ये जो हमारा रेशम है उस पर आकर के क्या हो गया, बैठ गया होगा। सो इसीलिए क्या हो गया होगा, धनावेशित हो गया होगा, और ये हमारा जो रेशम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। तो हमसे इसका मतलब क्या हो गया कि इसने कहीं ना कहीं अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, खो दिया। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ध्रुव तारा आकाश में स्थिर क्यों दिखाई पड़ता है। ध्यान देना बच्चा, ये क्या बोल रहा है, अस्थिर। देखो हम सभी जानते हैं कि ध्रुव तारा क्या होता है, चमकीला होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमसे चमकीला का बात नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, यह स्थिर क्यों होता है। तो याद रखना, जो हमारे पृथ्वी है ना, जैसे मान लो हम खुद एक पृथ्वी है, तो ध्रुव तारा कहाँ है, तो हमारे जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो एक्सिस है ना, उसके जस्ट ऊपर कह सकते हो क्या है आपका, जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब कि लगभग ऊपर में क्या आते हैं, हमारे ध्रुव तारा आते हैं। इसीलिए पृथ्वी जब रोटेट भी करता है ना, तो हमें लगता है क्या वो जो ऊपर वाला तारा है वो क्या है, अस्थिर है। यानी कि ध्रुव तारा जो होते हैं वो हमें अस्थिर क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है, जिसके परितः क्या करता है, पृथ्वी अपने आप को क्या करता है, रोटेट करता है। वो घूर्णन अक्ष क्या है, लगभग उसके क्या है, सीध में है ना। वो घूर्णन अक्ष के लगभग क्या है, सीध में है। कौन, ये जो हमारा ध्रुव तारा होता है, यही है ना। इसीलिए क्या होता है, यह हमें अस्थिर दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाकी चमकीला तो वो होता ही है, लेकिन हमसे पूछा था अस्थिर क्यों होता है। सो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समतल दर्पण भी वेग से किसी स्थिर वस्तु की ओर बढ़ रही है, जैसे मान के चलो भैया, मान के चलो ये हम अस्थिर हो गए है ना, और अपना चेहरा हम किसी आईने में देख रहे हैं, और हम जो है आईने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आईने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आईना हमारी तरफ आ रहा है। ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन 2 रंग का है। जैसे कि अगर आपको बोलना चाहे कि मान लो ये मैं हूं, या मान लो ये आप हो, और आप कहाँ देख रहे हो अपना चेहरा, आप दर्पण में देख रहे हो,
तो अगर आप इसकी सबसे पहला बात, जितनी दूरी पर आप इसके खड़े होइएगा, जैसे मान के चलो आप यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा, इसके जस्ट पीछे 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, और बिल्कुल आपका क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये पार्श्व उल्टा होता है। आपको पता ना चाहिए कि समतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, हमारा सीधा तो बनता है, लेकिन क्या बनता है, यह पार्श्व उल्टा बनता है। और ये क्या बनता है, आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक बनता है, इमेजिन वाला, है ना। आपका क्या बनता है, ये आपका इमेज बनता है, ठीक है। तो अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये भी क्या होगा, 10 मीटर की दूरी पर है। अगर ये वस्तु मूव करता 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका प्रतिबिंब भी मूव करेगा इधर 2 मीटर प्रति सेकंड से। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दर्पण ही घूमेगा आपका भी वेग से, तो बताओ प्रतिबिंब पर क्या असर आएगा। तो याद रखना, अगर ये भी वेग से घूमता है, तो ये घूमेगा आपका 2v वेग से। ये क्या घूमेगा आपका 2v वेग से, क्या करेगा, ये आपका वस्तु जो प्रतिबिंब है वो आपका घूम जाएगा। यदि दर्पण जो है भी वेग से चलता है किसी स्थिर वस्तु की तरफ, ये वस्तु अगर स्थिर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है किस वेग से चलेगा, तो उसका प्रतिबिंब उससे दुगुना वाले वेग से चलता है। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तार है, दो तार लेके चलना है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, वो एक ही पदार्थ के बने हैं। जैसे मान के चलो अपने घर में हमने क्या किया, बिजली बत्ती हमने काम करवा लिया। तो बिजली बत्ती जब काम करवाते हैं, देखते होइएगा मिस्त्री जी जो होते हैं ना, कहीं कहीं पे बहुत ही पतला वायर लगाते हैं और कहीं कहीं पे बहुत मोटा वायर लगाते हैं। जैसे कि अगर उनको एसी का कनेक्शन करना होगा, अगर उनको फ्रिज का कनेक्शन करना होगा, अगर उनको कूलर का कनेक्शन करना होगा, तो आपने देखा होगा वो मोटे वाले जो है तार का उपयोग करता है। और अगर बल्ब का मतलब कि कनेक्शन करना है, तो वो पतले वाले वायर से भी बल्ब का कनेक्शन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी जो है पावर जो होती है वो अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, सबका करंट जो है गेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। अगर कोई मोटा वाला वायर है और अगर कोई पतला वाला वायर है, जाहिर सी बात है, अगर कोई मोटा वाला वायर है, अगर कोई क्या है, पतला वाला वायर है, आपने देखा होगा अगर दोनों, अच्छा चलो ठीक है, सेम पदार्थ के बने हुए, मान लो ये हमारे घर के तार थे, तो मान लेते ये तांबा के बने हुए, दोनों के दोनों तार किसके बने हुए, तांबा का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। उनकी लंबाई भी क्या है, समान है, जितना बड़ा ये तार है उतना ही बड़ा आपका ये पतला वाला वायर है, ठीक है। ए की जो मोटाई है बी की मोटाई की क्या है, दुगुनी है, लेकिन ध्यान रखना ये क्या बोला है, ये पतला तार है, ये क्या है, मोटा तार है, यानी कि इससे दुगुना मोटाई का ये तार है। दोनों तारों में क्या है, समान धारा जो है आपका क्या है, प्रवाहित हो रहा है, यानी कि जितना इसमें करंट जा रहा है, मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसमें भी कितना जा रहा होगा, 2 आपका एम्पियर का ही करंट जा रहा होगा। तो समान समय में कौन सा तार जो है अधिक उष्मा देगा, यानी कि दोनों में अगर हम मान के चलो समान समय के लिए, मान लो इसमें भी हम प्रवाहित करते हैं 1 मिनट के लिए और इसमें भी प्रवाहित करते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए, क्या कर रहे हैं, धारा को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है सबसे बेसी उष्मा कौन देगा। देखो आपने महसूस भी क्या होगा, जो पतले वाले वायर होते हैं ना, वो तुरंत गर्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तुरंत गर्म हो जाते हैं, और ये वाले वायर जो है उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। आप कह सकते हो पतले वाला जो तार होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा मात्रा में क्या होगा, उष्मा रिलीज करेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वायर में हमारा क्या होगा, बी वायर में क्या होगा, हमारा करंट जो हमारा जो उष्मा है वो ज्यादा उत्पन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोलिक प्रणाली है, एक आपका हाइड्रोलिक प्रणाली है, उसमें पिस्टन ए का जो क्षेत्रफल है पिस्टन बी के क्या क्षेत्रफल का दुगुना है। तो मान लो ये पिस्टन ए हो गया, ये आपका पिस्टन बी हो गया, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा इसका दुगुना आपका ये है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो हम क्या करते हैं ना, हम स्मॉल ए से ले लेते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, स्मॉल ए से ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसका कितना ले लेते हैं, 2a, और इसका नाम लिख देते हैं ए बी। और यदि जो है ये आपका 100 न्यूटन का बल क्या करता है, आपका लगाता है, तो पिस्टन ए के द्वारा कितना बल लगेगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है आपका, एरिया होता है, यानी कि बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसके द्वारा लगाया गया बल कितना है, 100, कितना क्षेत्रफल में a, और इसके द्वारा लगाया गया बल हमें नहीं पता है कितने क्षेत्रफल में, 2a में। और दोनों को यदि हम बराबर कर ले, यदि हम प्रेशर को क्या कर ले, बराबर कर ले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, यहाँ से अगर F निकालना चाहते हो तो 100 बटा a गुने का क्या आएगा, यहाँ पे 2a आएगा, और a से a कटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन का क्या लगेगा, आपका बल लगेगा। 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। समान द्रव्यमान वाले 2 ग्रह है ना, समान द्रव्यमान वाले कितने ग्रह है, 2 ग्रह है। मान लो ये आपका पी ग्रह हो गया, ये आपका क्यू ग्रह हो गया, है ना, ये आपका ग्रह है, ये क्या हो गया, आपका ग्रह हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ग्रह हो गया, और इसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, m ले लेते हैं, ठीक है।
और कहते हैं क्यू की परिक्रमा कर रहा है। क्यू क्या हो गया आपका, क्यू क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया, और इसकी क्या कर रहा है, यह परिक्रमा कर रहा है। ग्रह पी जो है आपका, ग्रह क्या बोल रहा है, ग्रह पी जो है सूर्य से ग्रह क्यू की तुलना में जो है दुगुनी दूरी पर है। अगर ये r मीटर की दूरी पर है तो ये कितनी दूरी पर है, 2r मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तब कहता है सूर्य द्वारा कौन था, सूर्य था, सूर्य द्वारा पी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, और साथ साथ में है ना सूर्य का नाम क्यों नहीं बोला गया था, हमने यहाँ पे गलत नोट कर लिया, सूर्य का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है, सूर्य का नाम बस कुछ रख लो अपने मन से, इस कर लेते हैं, सन हो जाएगा, ठीक है ना। और कहता है कि ये जो है P पर लगाया गया बल और S के द्वारा Q पर लगाया गया बल का क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा है, ठीक है ना, अनुपात पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कितना होता है, G(m1 m2) बट्टा कितना होता है, r² होता है। दोनों गोटा का मास क्या है आपका, सेम कह सकते हो। और अच्छा इसका मास की बात कर ले तो कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, P के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसके लिए, तो सूर्य का P के लिए, यानी कि सूर्य का P के लिए कितना हो जाएगा, G कैपिटल M बट इंटू स्मॉल m बट्टा में दोनों के बीच कितनी दूरी है, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य द्वारा बल जो है किस पे लगाया गया, Q ग्रह पर, कितना हो जाएगा, तो G और इसका हो गया स्मॉल m, उसका कैपिटल M, और बट्टा में क्या आएगा, r²। अब हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, यानी कि हमसे जो हमसे है सूर्य के द्वारा P पर लगाया गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के द्वारा जो है Q पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल का क्या पूछा है आपसे, अनुपात पूछा है। तो इसका कितना हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा का इसका कितना हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर कितना होता है, 4r²। इसका कितना हो जाएगा, G स्मॉल m और फिर से कैपिटल M बट्टा में क्या हो जाएगा, r²। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों m कट गया, g कट गया, r² कट गया, ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1 अनुपात कितना आ गया आपका, 4 आ गया। सो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है। ये लो आपके लिए हमने इसको क्या थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। तो फिजिक्स तो खैर मानना पड़ेगा, क्वेश्चन सब तो दिया है, फिजिक्स का बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब कहता है आपका 1 मीटर लंबी आपकी क्या है ना, एक आपकी क्या 1 मीटर लंबी आपका छड़ हो गया और उसका वजन कितना है, 1 किलो है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, छड़ को हमने लटका के रखना है ना, तो हमने उसको ऐसे बना लिया, वो क्या है, लटक के रहा है ना, लटक रहा है आपका 1 मीटर का, कितने मीटर का है, या 1 मीटर का, और 1 kg का भी है, कितना है ये आपका, 1 kg का है, ठीक है। और आपसे पूछा है 30 सेंटीमीटर की हाइट पर, कितना पे पूछा है, आपसे पूछा है 30 सेंटीमीटर ऊपर जो है किसी बिंदु पर क्या पूछा है आपसे, है ना, छड़ द्वारा लगाया गया कितना बल होगा, इसके द्वारा जो नीचे लगने वाला बल है उसके बारे में पूछा है। तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, F बराबर क्या होता है आपका, ma होता है, यानी कि mg होता है, ठीक है ना। m कितना आपका है, 1 है, g कितना आपका है 10, कितना हो गया आपका ये 10 न्यूटन। लेकिन ये जो 10 न्यूटन है ये ओवरऑल कितना किसके लिए है, 1 मीटर के लिए है। तो 1 मीटर के लिए 10 है तो 30 सेंटीमीटर के लिए कितना आएगा, है ना। 1 मीटर के लिए 10 है, 1 मीटर के लिए 10 है, लिखेंगे क्या 1 मीटर पर बल, 1 मीटर के कारण जो बल लग रहा है, 1 मीटर पर जो लगने वाला बल है वो कितना है आपका 10 न्यूटन का। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100। इसीलिए हमसे पूछा है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब मीटर में कितना आ गया 0.3 मीटर पर जो लगने वाला बल होगा कितना हो जाएगा 10 × 0.3, यानी कि 3 न्यूटन का क्या लग रहा है आपका बल लग रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, फिजिक्स का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कहता है यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे लेकिन सूर्य के चारों ओर क्या करती रहे, परिक्रमा करती रहे, तो इनमें से क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलो भैया हम ही पृथ्वी है, हम भी ऐसे भी गोल मटोल है, मान लो हम ही पृथ्वी है, तो ये हमारे सामने एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, हमारे सामने क्या जल रहा है, बल्ब जल रहा है। वो बल्ब हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। और हम पृथ्वी क्या कर रहे हैं, अपने एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, ऐसा रोटेट कर रहे हैं और फिर वापस अपने पोजीशन पर चले आते हैं। ये हमारा जो प्रोसेस होता है 24 घंटे का समय होता है, जिसको हम लोग दिन और रात कहते हैं। और साथ साथ में ये ऐसे पृथ्वी तो रोटेट कर ही रहा है, साथ साथ में ऐसे रोटेट करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, साथ साथ में ये हमारा क्या कर रहा है, सन का भी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ये हमारा सन हो गया, है ना, और ये पृथ्वी हो गया। तो ये सबसे पहले तो अपने जगह पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटेट करते करते ये क्या कर रहा है, आगे भीतर की तरफ क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है।
है ना। ये अपने एक्सिस के क्रॉस क्या करता है, ये क्या करता रहता है, घूमते रहता है। और साथ साथ में क्या करता रहता है, ये चारों तरफ से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कहता है, यदि ये अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, तो यदि ये अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगा तो पता चलेगा हम ऐसे ही है, बस खाली ऐसे से क्या कर रहा है, बस रोटेट कर रहा है। जैसे हमारा ये पेन हो गया है ना, बस खाली ऐसे रोटेट कर रहा है। ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, ये रुक गया। ऐसे रोटेट करना क्या बोल रहा है, बंद कर दिया, सिर्फ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा, क्या होगा कि उसका सामने वाला जो फेस है हमेशा क्या रहेगा, सूर्य की दिशा में रहेगा। वहां पे 365 दिन क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, धूप ही मिलेगा। ये भी कह सकते हो, यानी कि आपका जो एक दिन हो जाएगा ना, वो एक पूरा सूर्य का परिक्रमण काल यानी कि 365 दिन के बराबर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सूरज तो निकला हुआ है, सूरज तो निकला हुआ है, ठीक है ना, और हम घूमना बंद कर दिए हैं। तो अगर हम घूमना बंद करते, जाहिर सी बात है यहाँ पे तो सूरज रोशनी खत्म होने वाली है नहीं, है ना। सूरज रोशनी कब खत्म होगी, जब हम रोटेट कर जाएंगे तो हमारे पीछे पड़ेगा रोशनी, हमारे चेहरे वाला रोशनी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे इस साइड में अंधेरा आ गया और इधर क्या मिलेगा आपको, दिन मिलेगा। उसे लेकिन अभी क्या कह रहा है कि अगर जो है रोटेशन करना ही बंद कर दे, तो सामने अगर धूप पड़ रहा है मतलब यहाँ पे दिन है, और केवल हम ऐसे ही रोटेट कर जाएंगे तो क्या होगा, 365 दिन के लिए हमें क्या मिलेगा, धूप मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मेरे लिए रात कभी होने वाली है नहीं, ठीक है ना। यानी कि एक दिन की अवधि जो है उसकी 1 वर्ष के बराबर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थे हमारे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सबका सब क्या कर लिया, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके लिए केमिस्ट्री के लिए। कहता है सबसे पहला क्वेश्चन कि किसका ज्वलन ताप क्या होगा, सबसे कम होगा। देखो ज्वलन ताप क्या होता है, कहता है किसी भी पदार्थ को जलने के लिए सबसे कम तापमान, है ना, जो सबसे कम तापमान चाहिए होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए जो सबसे कम तापमान चाहिए वही क्या कहलाता है, उसका ज्वलन ताप। जैसे आप हमें बताइएगा थोड़ा सा सोच करके। जैसे मान के चलो मेरे पास क्या है, एलपीजी गैस हो गया। क्या हो गया हमारे पास, एलपीजी गैस हो गया। और मेरे पास क्या है, लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। अगर हम एक माचिस का तीली लेते हैं, तीली तो छोड़ो भैया, चिंगारी लेते हैं, लाइटर का आपने देखा होगा उपयोग, गैस सिलेंडर को जब जलाते हैं, चूल्हा को जब जलाते हैं तो हम लोग लाइटर से जलाते हैं। लाइटर से क्या निकलता है, एक बहुत ही छोटी चिंगारी निकलती है, और वो चिंगारी जो है इस एलपीजी गैस को जलाने में क्या है, सफिशियंट है। और लेकिन उसी चिंगारी से क्या लकड़ी जलेगा, क्या जलेगा, क्या नहीं जलेगा। तो आप कह सकते हो कि क्या है, गैस का जो ज्वलन ताप क्या है, बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम तापमान पर क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा। तो आपको इस चारों में से देख के बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जो बहुत ही कम ताप पे क्या हो जाएगा, जल जाएगा। केरोसिन तेल, लकड़ी, डीजल और पेट्रोल। पेट्रोल के सामने कुछ नहीं है। अगर इसी में रहता है एलपीजी गैस तो हमारा आंसर कौन आ जाता है, एलपीजी गैस आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, आपका पेट्रोल आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसा पदार्थ है जिसको जलने के लिए बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा गैस जो है चूना के जल को क्या करता है, दूधिया कर देता है। देखो चूना का जल क्या होता है, जैसे मान के चलो अपने घर में क्या करते हैं, वो जो आपने देखा होगा दीवार को सफेदी करते हैं। जब दीपावली छठ का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों को पेंट करने लग जाते हैं। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, चूना से क्या करते हैं, अपने दीवार को पोत देते हैं, है ना। तो वो जो चूना जब घोर के जब पोतते हैं ना, तो उस समय दीवार में ज्यादा लाइटिंग नहीं रहती है, बहुत ही कम लाइटिंग रहती है ना। लेकिन जैसे उस पर दिन बीतता है, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अब आप देखिएगा उसका जो दीवार होता है एकदम चमचम करने लगता है, एकदम दूध की तरह क्या लगता है, चमचमाने लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि 2-3 दिन छोड़ने पर क्या होता है कि वायुमंडल में जो हमारे CO2 होते हैं ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, उनसे भी क्रिया करके क्या करता है, उसके रंग को बदल देता है ना। क्लास 10 में इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि क्लास 10 के केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि जो है चूने का जल जो होता है ना, चूने का जल क्या करता है, उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। इसको प्रूफ करके दिखाइए, केमिस्ट्री में तो प्रूफ करना पड़ता है। तो याद कर लीजिएगा कि चूना के जल को दूधिया करता है, कौन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने वाली, कहता है किसका लेप हम लोग खाने वाले सामान रखने वाले लोहे के बर्तन पर करते हैं। तो लोहे का जो बर्तन होता है जिसमें हम लोग खाने वाला सामान रखते हैं, तो उसमें जंग लग जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, टीन का क्या करते हैं, उस पर हम लोग लेप लगा देते हैं। टीन का लेप लगाने से क्या होता है भैया, वो वस्तु क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। सो 14 का आंसर क्या आएगा, आपका टीन आएगा। 2 ऑप्शन। कहता है कौन आपका रेशम के समान दिखता है, रेशम नहीं, ये कहता है गाना है कि भैया मेरे, है ना, क्या है, राखी के बंधन को निभाना और रेशम की डोर से। वो जो रेशम आप कहते हो ना, रेशम, तो उसके समान कौन दिखता है, तो ये हमारा कौन है, रेयन। रेयन क्या है आपका, रेशम के समान ही दिखता है। ठीक है ना, चलो। लेकिन रेशम जो होते हैं ना, ये प्राकृतिक होते हैं, लेकिन ये जो है आपके क्या है, कृत्रिम है। तो पूछा उसने क्या, रेशम के समान दिखता है, उसके जैसा होता है, तो कौन आ जाएगा, रेयन आ जाएगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर कौन आ गया 15 का, आपका 15 का ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। 16 नंबर कहते हैं कौन सा धातु क्या होती है, मुलायम होती है। देखो मुलायम के मामले में तो हमने ये भी पढ़ा है सोडियम होता है, क्योंकि उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, बट ऑप्शन में है ही नहीं सोडियम, तो फिर कैसे लगा दोगे। तो आपके घर में कॉपर का वायर होगा, एल्युमिनियम का वायर होगा, लोहा का वायर होगा, और आपके घर में लिथियम देकर होगा नहीं, हम जानते नहीं होगा, किसी घर में नहीं होगा, उसे मंगवाने पड़ते हैं, है ना, खरीदने पड़ते हैं। सो लिथियम क्या होता है हमारा, क्या है, काफी मुलायम धातु होता है, इसको आप लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग किसको काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग लिथियम को भी क्या कर सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। सो लिथियम भी क्या होता है हमारा, एक क्या होता है, सॉफ्ट एलिमेंट कह सकते हो, सॉफ्ट मेटल कह सकते हो, सॉरी मेटल कह सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 16 का 2 आ जाएगा। 17 कौन सा ऑक्साइड हमारा क्षारीय नहीं है। हाँ याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े भी होइएगा आप लोग, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्षारीय होते हैं। क्या बोले हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारे अम्लीय होते हैं। जैसे कि अधातु में बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कार्बन क्या है, सल्फर क्या है, सब क्या है, अधातु है। और ये उसके साथ क्या लग गया, ओ लग गया, सो ये क्या है, अधातु है, तो ऑक्साइड है। सो यह अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये हमारे अम्लीय होते हैं। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा ऑक्साइड क्षारीय नहीं है, मतलब क्या है, अम्लीय है। तो कौन होगा, अधातु के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। यहाँ पे सोडियम, बेरियम, जिंक, ये सब क्या है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, बेरियम ऑक्साइड BaO, जिंक ऑक्साइड ZnO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आप देख सकते हो ये सब क्या है, धातु के ऑक्साइड है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रायः क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको अपने YouTube चैनल में दिखाए थे आपको, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट में जाकर के देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है Mg+O2 क्या बनाता है, MgO। क्या बनाता है, Mg+O2 आपका MgO। तो आपको बता देना चाहते हैं Mg+O2 क्या बनाता है आपका MgO। ये धातु है मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन क्या है ना, ऑक्साइड हो गया, उसके साथ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका हमने क्या किया है, इस वीडियो में क्या किया है, आपको टेस्ट करके बताए हैं कि वो क्या होते हैं, हमारे क्षारीय होते हैं। सो याद रखिएगा, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17 का, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु, क्या बोला है, कौन सा अधातु पटाखे बनाने में उपयोग किया जाता है। पटाखा जो कि हम लोग छोड़ते हैं, खास करके जब दीपावली छठ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम धुआं कर देते हैं, ज्यादा धुआं नहीं करना है, ठीक है ना, तो पटाखे में जो है आपका सल्फर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग होता है, ठीक है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कि कौन सा धातु जो है उष्मा का क्या है, न्यून चालक है, मतलब जो है बहुत ही कम उष्मा को क्या करता है, प्रभावित होने देता है। अच्छा बताओ हम एक चीज, अगर मान के चलो, अगर आप खाना बनाते हैं, मम्मी को देखे होइएगा, या फिर खुद से भी कभी ना कभी बनाए होइएगा, तो जो तावा होता है वो क्या है, वो क्या होता है, लोहा का होता है ना। अगर आप उसको गर्म करते हो तो उसके हैंडल को भी छुइएगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, उष्मा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो आप लोहा तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, उसके एक सिरे को गर्म करेगा, उसका तुरंत इसका ये वाला सिरा का गर्म हो जाएगा। यानी कि उसमें धातु जो होता है, धातु का जो उष्मा होता है उसमें क्या होता है, मतलब ये जो लोहा होता है उसमें उष्मा क्या करता है, जल्दी जल्दी क्या होता है, ट्रांसफर कर जाता है। कॉपर नहीं ले सकते हो, कॉपर में भी क्या होता है, जल्दी कर जाता है। एल्युमिनियम में भी क्या होता है, हमारे जो हीट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन मरकरी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा बहुत ही कम जो है उष्मा क्या होता है, आपका चलता है, ठीक है ना, यानी कि प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला, कौन हमारा संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित का मतलब होता है बनाया गया। उस समय पढ़े थे नेगो कि कौन रेशम के समान दिखता है, रेशम बनता है, रेशमी कीट से बनता है, ठीक है ना। उसमें रेयन टिक टिक लगा हुआ था, तो रेयन बनाया जाता है, तो वो क्या है, हमारा संश्लेषित रेशा कह सकते हो, रेयन, लेकिन रेशम की तरह दिखता है। यहाँ पे क्या आपका है, यहाँ पे क्या आपका है कि कौन संश्लेषित रेशा है, तो ऊन, जो कि हमें प्राप्त होता है किससे, भेड़ों से। जूट हमें पौधे से प्राप्त होगा। कपास, इसका भी पौधा होता है। लेकिन नायलॉन क्या है, एक संश्लेषित रेशा है, एक कृत्रिम रेशा कह सकते हैं, उनको बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फैक्ट्रियों में क्या होता है, इसको बनाया जाता है नायलॉन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कौन आ जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 21 नंबर कहता है कौन धातु से मिनीमाटा रोग होता है। कौन धातु से होता है, तो याद कर लीजिएगा, इसका कौन होता है, आपको याद होना चाहिए, इसका मरकरी होता है। मरकरी से क्या होता है, आपको मिनीमाटा रोग हो जाता है, ठीक है ना। मरकरी धातु से क्या होता है, मिनीमाटा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस तापक्रम पर पेट्रोलियम के परिष्करण से आपको डीजल ऑयल मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी पेट्रोलियम होते हैं उनको जो हम लोग क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं और हमें क्या होता है, सबसे ऊपर हमें एलपीजी मिलता है, फिर हमें पेट्रोल मिलता है, फिर हमें क्या मिलता है, डीजल मिलता है। तो डीजल के परिष्करण करने के लिए आपको जो है 3400 डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डीजल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसको हम लोग कृत्रिम रेशा मतलब बना करके किसको हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम रेशा कह सकते हैं। तो आपका कौन सा इसका आंसर आएगा, रेयॉन। ये क्या है, आपके कृत्रिम रेशम कह सकते हो। सॉरी, क्या बोला है, कृत्रिम रेशम कह रहा है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे यहाँ पे रेशम के समान कौन दिखता है, अभी जस्ट पढ़े थे रेशम के समान कौन दिखता है। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन हमने आप यहाँ अभी किया था हम लोगों ने, है ना, हाँ यहाँ पे देख सकते हो रेशम के समान कौन दिखता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, रेयान। ठीक है ना। और यही क्वेश्चन जो है आपका फिर से रिपीट कर गया कि कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है, तो क्या बोलिएगा, रेयान को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 ग्राम चावल को चावल का आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी और पानी डाल के क्या कीजिए, ईस्ट के साथ क्या करना आपको है, गूंथ देना है और आपको लोइया बना लेना है। 2-3 घंटे के बाद आप देखिएगा लोई फूल जाता है। लोई फूलने का कारण क्या है, क्योंकि उस लोई में क्या होता है, उस लोई से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है आपका, उसका बुलबुला जो है बाहर की तरफ निकलते रहता है। यानी कि लोई से होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बुलबुला जो है आपका बाहर निकलता है। यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर कौन आने वाला है, 2 नंबर आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋतु में जो है रबी की फसल की खेती की जाती है। सबको पता है जो ठंडी वाला मौसम होता है, जो जाड़े का मौसम होता है, उसमें क्या होता है, हमारा रबी फसल की खेती की जाती है। इसमें आपका गेहूं आ गया, सरसों आ गया। तो रबी की फसल की खेती आपका शरद ऋतु कह सकते हो। यहाँ पे तो कहीं तो लिखा नहीं है कि जाड़ा लिखा हुआ है, तो आप क्या लगाना, आप इसका शरद ऋतु ऑप्शन नंबर 4 लगा देना। भिंडी का पीत रोग, तो भिंडी का जो पीत रोग होता है ना, उसके लिए रोग कारक जो है सूक्ष्म जीव हुआ कौन है, वो किसके द्वारा फैलता है, भिंडी का पीत रोग वो फैलता है विषाणु के द्वारा। किस द्वारा फैलता है, ये आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है ना। ये आपका विषाणु के द्वारा क्या होता है, ये रोग जो है आपका फैलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF के लिए कौन सी प्रक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु को आपस में क्या होता है, कृत्रिम तरीके से निषेचित किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। और तब क्या होता है, उसको जो है मादा के योनि में क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, प्रविष्ट करवाया जाता है। यानी कि कह सकते हो स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को बाहर मिला करके निषेचित किया जाता है और युग्मनज को शिशु के विकास के लिए क्या किया जाता है, गर्भाशय में भेजा जाता है। क्लियर। यानी कि यह क्या है, यह क्या है, कृत्रिम तरीके से किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। स्त्री का अंडाणु और पुरुष का क्या बोला है, शुक्राणु, दोनों का आपस में क्या किया जाता है, बाहर जो है मशीन के जरिए क्या होता है, निषेचित किया जाता है और उसको सुई के माध्यम से महिलाओं के योनि में क्या किया जाता है, प्रविष्ट करवाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन आने वाले इसके हैं, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है खास करके बाघ को संरक्षित करने के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है ना। ये क्या है, नेशनल पार्क जो है किस पशु के लिए है, तो यह बाघ के लिए है। 28 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन जो है आपका कृत्रिम रेशम का क्या है, आपका समूह है। क्या बोला है, कृत्रिम रेशे का। कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनाया गया रेशा, खुद से बनाया गया, फैक्ट्रियों में बनाया गया जो रेशा होगा उसके समान कह रहा है। ध्यान देना, सूत, रेशम, ऊन तो हमारा हो गया भेड़ से, रेशम हो गया रेशमी कीट से, सूत हो गया हमारे कपास से प्राप्त होते हैं। तो ये सब तो हमारे प्राकृतिक हो गए। उसी प्रकार से ये भी क्या है, प्राकृतिक है। ये भी क्या है, प्राकृतिक है। तो बच गया यही जो 3 ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन में, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में जो तीनों के तीनों लिखा गया है, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या होते हैं, हमारे कृत्रिम रेशा कह सकते हो। सो 29 का कौन आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आने वाले हैं। चलो हम देखते हैं 30 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है 30 नंबर। कहता है दूध से दही बनने के लिए, सबको पता होना चाहिए कि दूध से जो दही बनता है वह कौन से जीवाणु के द्वारा बनता है, तो वह बनता है लैक्टोबाइसिलस। किस द्वारा बनता है, लैक्टोबाइसिलस जीवाणु। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आने वाले हैं, फर्स्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, पौधों में किस रोग के कारण जो सूक्ष्म जीव है वह नींबू का कैंकर रोग, तो नींबू के कैंकर रोग के लिए आपका जो है जीवाणु होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। तो जीवाणु के द्वारा क्या होता है, नींबू का कैंकर रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है 31 नंबर है, उसका कौन आंसर आ जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। 32 नंबर, हेपेटाइटिस ए
बहुत ही खतरनाक कह सकते हो बीमारी। हेपेटाइटिस ए जो है रोग के लिए, उसके लिए रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन है आपका, तो विषाणु, वायरस के द्वारा क्या होता है, हेपेटाइटिस ए हो जाता है। यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आने वाले हैं। 33, वह देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या हम लोग पढ़े हैं 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा का मतलब क्या हो गया, जोड़ा मतलब 2 गुना, 23 दूना 46 हो गया। यानी कि 33 का कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34 नंबर। कहता है किस वैज्ञानिक ने क्या कहता है, चेचक का टीका का खोज किया था। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीका का खोज किया था। और लुईस पास्टर ने जो किया था वो था आपका रेबीज का था। कौन था आपका, रेबीज का था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था आपका, इन्होंने पेनिसिलिन के टीके का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच जो है आपका, वो टीबी के टीके का खोज किया था। सो आपसे क्या पूछा गया है, चेचक का टीका कौन किया था, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो ऐसी अवस्था में जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय का मोटा स्तर एवं रुधिर वाहिकाएं टूटने लगती है और रक्त का स्रवन होने लगता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, इसी को तुम लोग क्या बोलते हैं, रज्जोधर्म बोलते हैं। यानी कि जो हम कह सकते हो महिलाओं में एक खास कह सकते हो जो है ना 1 महीने के अंतराल पर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, यानी कि रज्जोधर्म कहते हैं। और ध्यान रखना अगर ये पहली बार होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रज्जोदर्शन बोलते हैं। जो कि 11 से लेकर के यानी कि 12 से लेकर के कह सकते हो 12 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, पहली बार ये जो है शुरू होता है, रज्जो दर्शन उसको बोलते हैं। और अगर ये खत्म होते हैं, जिस समय ये खत्म होते हैं उस समय उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, रज्जो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। सो ये जो प्रोसेस है जो हर एक मंथ 28 दिन पे होते हैं, 28 दिन पे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रज्जो धर्म कहते हैं। और अगर वो पहली बार होता तो रज्जो दर्शन कहलाता, और अगर आखिरी बार हुआ रज्जो निवृत्ति कहलाता। ठीक है ना। सो आपका क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर आपका प्रथम वाला हो जाएगा, रज्जो धर्म वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये थे आपके विज्ञान के 35 क्वेश्चन जो कि क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम लोग करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का, हम लोग करने वाले हैं 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा और हम लोग करते हैं इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन। कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेता कौन था। अब जैसे झांसी का नाम आया तो इसके मन में क्या आएगा, रानी लक्ष्मीबाई आएगा। यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में शुरुआती विद्रोह के बाद कानपुर के अंग्रेजों के लिए है ना किसको वापस जीत लिया था, किसने वापस जीता था, तो उसका नाम था सर कॉलिन कैंपबेल। क्या नाम था उसका, सर कॉलिन है ना कैंपबेल। इन्होंने 1857 में शुरुआती विद्रोह के बाद कानपुर को अंग्रेजों से फिर से क्या किया था, वापस जीत लिया था, सर कॉलिन कैंपबेल। यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि किस डॉक्यूमेंट को इंग्लिश एजुकेशन का मैगना कार्टा के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है वुड्स डिस्पैच। क्या उसका नाम है, वुड्स डिस्पैच। यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला। 39 नंबर। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसके किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ किया था, तो मुंबई में किया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक मराठी मैगजीन शुरू किया था, उसका नाम था बहिष्कृत भारत। उसका नाम क्या था, बहिष्कृत भारत। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक मराठी मैगजीन शुरू किया था 1927 में, और उसका नाम क्या था, बहिष्कृत भारत। 40 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के बनने के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। यानी कि मुस्लिम लीग जब बन रहा था भारत में, उस समय भारत का जो ब्रिटिश वायसराय था, गवर्नर था, वो कौन था, लॉर्ड मिंटो था। यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला किताब का है कि आखिरी मुगल बादशाह कौन था। सबको पता है सबसे प्रथम वाला कौन था, बाबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन आया था आपका, औरंगजेब, उसका बेटा था। और लास्ट में कौन था, औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफर था, जिसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि आखिरी मुगल बादशाह कौन था, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 44 नंबर में कि नई तालीम के अग्रणी कौन थे। तो नई तालीम के अग्रणी कौन थे आपके, महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, नई तालीम के अग्रणी कौन थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। शांति निकेतन
जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, तो ये आपका कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, शांति निकेतन का स्थापना जो है कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। यानी कि 44 का कौन आ जाएगा, 1 नंबर। यानी कि शांति निकेतन किसके पास है, तो कहेंगे क्या, कोलकाता के पास, यानी कोलकाता में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था डॉक्टर विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज का स्थापना है ना, कहाँ हुआ था, तो आर्य समाज का स्थापना आपका हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था, आपका महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, आपका 24 मार्च 1946 को आया। यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, आपका मार्च 1946 में आया था। 47 का ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं भौतिक में, वो हमारे इतिहास चल रहे थे। भौतिक में कहता है इनमें से डॉट प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक में पाया जाता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे तुम देख सकते हो पेंसिल खुद से बनाया गया है, प्राकृतिक में पाए जाते हैं पेंसिल, इसको बनाया जाता है। बेंच हो गया, पोस्ट ऑफिस, तो पानी हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। भूमि का उपयोग कहाँ होता है, अरे भैया भूमि का उपयोग तो कृषि के लिए होता है, लेकिन एक ही और दे दिया, खनन। इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। भूमि का उपयोग कृषि और खनन यानी कि दोनों के लिए होता है, ठीक है। 50 नंबर, कृषि आधारित उद्योग है, इसमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर क्या करता है, डिपेंडेंट करता है। यानी कि आप कह सकते हो सूती वस्त्र, जो कपास होते हैं उसकी खेती क्या है, कृषि के अंतर्गत आती है, और वनस्पति तेल भी क्या है, आपका कृषि के अंतर्गत आती है। कृषि आधारित उद्योग कौन हो जाएगा, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 50 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश के पास है, ये हमसे बेटर कौन जानेगा, है ना। हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, और यहाँ पे हमने पढ़ा है कि पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, लगभग 800 करोड़। उस 800 करोड़ में से हमारा चीन और भैया हमारा भारत, ये दुए को देश मिला करके कितना हो जाता है, 300 करोड़। बताओ, है ना। इतना पृथ्वी पर 195 देश है, इस 195 को देश में से सब मिला के 800 करोड़ जनसंख्या है ना। और हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 गो देश मिल करके क्या किया, इसके जो है लगभग 40% जनसंख्या अकेला सिर्फ हम 2 गो देश के पास है, चीन और भारत, और दोनों के दोनों कहाँ है भैया, एशिया में। तो आप कह सकते हो सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश का है, तो एशिया महादेश का। 51 का 3 नंबर। और 52 में कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, मतलब कि जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर कह सकते हो कि कितने लोग रहते हैं। तो सबसे बेसी आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाए, सबसे बेसी लोग दक्षिण एशिया यानी कि एशिया में ही दक्षिण वाले भाग में क्या है, हमारे जो है जनसंख्या घनत्व क्या मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सड़क पार करते समय डॉट क्रॉसिंग का प्रयोग होता है। आपने मूवी सब नहीं देखा है क्या, मूवी में आपने देखा होगा कि जहाँ पे लाइट लगे रहते हैं रोड पे, है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वहां पे क्या रहते हैं बने हुए, इस प्रकार से क्या रहते हैं, इस प्रकार से क्या रहता है, आपका जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है। और जब उस समय लाइट जलेगा, आदमी क्या करेगा, उसको पार करेगा, है ना। जब यहाँ की गाड़ी रुकी रहेगी, ये क्या करेगा, पार करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जेब्रा क्रॉसिंग। ऑप्शन कहता है गधा, हाथी, घोड़ा, ठीक है ना। 53 का कौन आने वाले हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3 आने वाले, ठीक है। 54 नंबर, इनमें से डॉट प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यार भैया नदी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जंगल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश, ये तो और प्राकृतिक संसाधन है। मशीन, ये हमारे मानव के द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक संसाधन ये तो खैर नहीं आएगा, यही गलत यही सही, क्योंकि हमसे पूछा कौन नहीं है तो मशीन नहीं है, यही सही हो गया। यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर 4 आ गया। 55, भूमि का उपयोग किन भौतिक कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भूमि का उपयोग जो डिपेंड करता है, उसकी स्थलाकृति कैसी है भूमि का, उसकी मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, यानी कि सबके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर 4 आने वाले हैं। ध्यान देना, तृतीयक आर्थिक क्रिया क्या है, ध्यान देना। प्रथम आर्थिक क्रिया में देखो, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जहां से हमें जो है अपने जीवन को चलाने के लिए रुपये पैसे मिल जाते हैं। इसको बांटा गया है 3 प्रकार से, है ना। एक आपका है प्राथमिक आर्थिक क्रिया, जिसमें कौन आते हैं, कृषि आते हैं। दूसरा आता है आपका द्वितीयक आर्थिक क्रिया, है ना।
इसके अंतर्गत आपका आता है जितने भी आपके उद्योग वगैरह है वो सब आते हैं। और तृतीयक हमारा आता है, तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हमारा क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है। क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के कह सकते हो, बैंक हो गया, परिवहन हो गया, जहां से आपको सेवा किया जाता है, दुकानदार लोग सब हो गया, वो सब क्या कर रहा है, सेवा। वो पैसा लेके, पैसा तो लेगा ही ना, वो आर्थिक क्रिया कर रहा है ना। आर्थिक मतलब क्या होता है, पैसे कमाना कह सकते हो सीधा सीधा। तो जहां से जो है लोगों को सुविधा दे करके पैसे कमाया जाता है उसको बोला गया सेवा क्षेत्र। इसमें बैंक आ गया, रेलवे आ गया, अस्पताल आ गया, स्कूल आ गया, हम हो गए, हम लोग भी क्या है, तृतीयक आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है तृतीयक आर्थिक क्रिया कौन है आपका, तो कृषि तो हमारा प्रथम होता है, मत्स्य, इसी का मत्स्य पालन कृषि के अंतर्गत ही आता है, मधुमक्खी पालन भी है ना, किसी का जानवर, कोई भी जानवर अगर आप पालते हो ना तो वो आपका कृषि के अंतर्गत ही आता है। और कपड़ा बुनना ये भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, कृषि के अंतर्गत ही आएगा। सो बीमा हमारा क्या है, तृतीयक आर्थिक क्रिया, ठीक है ना। 56 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। हीरा का खान है ना, हीरे की खान के लिए कौन ऐसा जो देश से प्रसिद्ध है, वो कौन है आपका, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े हीरे की खान कह सकते हो, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो, इनमें से भारत के औद्योगिक जहां पे फैक्ट्री सब बहुत ज्यादा है, कौन कौन है, सबको पता है, मुंबई का पूना है, हुगली है, छोटा नागपुर है, यानी कि सबके सब हो गया, यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर कौन आएगा, 4 आएगा। 59 नंबर में देखते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार है। भैया यहाँ पे सबसे पहला बात, भारत में क्या है, लोकतंत्र स्थापित है। यहाँ पे कैसी सरकार है, यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ पे जो संसद होते हैं उसी के द्वारा जो है नियम कानून को पारित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन कैसा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। कोई भी जो है मंत्री जो है अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकता है, ठीक है ना। वो जो है संसद में बैठ करके आपसी सहमति के बाद ही क्या कर सकता है, वो कोई फैसला ले सकता है, कोई नियम कानून लगा सकता है। सो भारत में किस प्रकार की सरकार है आपका, संसदीय लोकतंत्र की सरकार है, ठीक है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 60 नंबर, भारत में मतदान करने की आयु क्या है, सबसे कम आयु। भारत में अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है ना, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, वो क्या कर सकता है, अपने मतदान कर सकता है। यानी कि 18 वर्ष की उम्र में भारत में क्या कर सकता है, आपका मतदान कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 60 का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 60 का कौन आएगा, 3 नंबर आएगा। स्थानीय समस्याओं से कौन सा शासन जो है स्तर निपटता है। स्थानीय समस्या का मतलब क्या होगा, जैसे कि गांव घर हो गया, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को समस्या होगा तो डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचेगा, मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचेगा। सबसे पहला बात, हमारे जो गांव के जो हमारे सरपंच है, जहाँ पे ग्राम कचहरी बनाया है, जिसमें जहाँ पे कौन बैठते हैं, हमारे गांव के सरपंच बैठते हैं, हम लोग पहले क्या करेंगे, उनके पास पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, ठीक है ना। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे अपना कोर्ट वगैरह में जाते हैं। लेकिन हाँ, स्थानीय समस्याओं का निपटारा करने के लिए हमारे पास कौन सा शासन पद्धति है, तो स्थानीय स्वशासन हमारे पास है, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष क्या है, देश कह सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भारत का कोई एक धर्म है कि तुमको सिर्फ यही धर्म मानना पड़ेगा। तुम भारत में रहते तो तुम्हें केवल हिंदू बन के रहना पड़ेगा, या फिर तुम्हें केवल मुस्लिम बन के रहना पड़ेगा, या फिर तुम्हें केवल सिख बन के रहना पड़ेगा, ईसाई बन, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में रहने के लिए आपको जो है किसी विशेष प्रकार के धर्म को अपनाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। सो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य सभी धर्म को क्या करता है, बराबर का अधिकार देता है, सम्मान का अधिकार देता है, यानी कि राज्य क्या है, सभी धर्मों को समान अधिकार देती है, समान समानता है। 62 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, लोकसभा का कार्यकाल हर एक 5 सालों के लिए होता है ना, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा। 63 का कौन आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार, भैया सुनो है ना, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या है, शिक्षा फ्री है भारत सरकार के द्वारा, क्या है ना, हमारे संविधान के द्वारा क्या है, हमारे संविधान के द्वारा क्या है कि हर एक व्यक्ति जो कि क्या है 14 वर्ष की उम्र तक ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का क्या है, शिक्षित होने का अधिकार पूरा है। और ये जो है आपका अनुच्छेद 21 के 1 में लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ है, यानी कि शिक्षा का अधिकार आपका जो है ना, अनुच्छेद 21 के ए में लिखा हुआ है। 64 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला 65 नंबर में, केंद्रीय बजट कौन पास करता है, सेंट्रल लेवल का जो बजट होता है कौन पास करता है, हमारे वित्त मंत्री पास करेगा, कौन पास करेगा, क्या वित्त मंत्री, उसका नाम है क्या है, वित्त मंत्री। ये क्या करता है, हमारे बजट को क्या करता है, तैयार करता है ना, यानी कि केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है, हमारा वित्त मंत्री तैयार करता है, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 66, बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बिहार क्या किसी भी स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। ये जो है मुख्यमंत्री पर क्या करता है, नजर रखता है कि मुख्यमंत्री अपने सही से काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि तुम कह सकते हो बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। 66 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा।
आरटीआई अधिनियम, आरटीआई का मतलब होता है, इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू क्या है आपका? इंफॉर्मेशन। आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम सरकार के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, उसमें कितने खर्च है, उन सब का उनसे हम ब्यौरा मांग सकते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा किए गए जो कार्यक्रम है, आपको उसमें टांग नहीं अड़ाना अपना जाकर के, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ले सकते हो। जैसे मान के चलो हमारे घर के पास है ना एक नाली गुजर रहा है, उसमें उसमें जो काम हो रहे हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं कि भैया बताओ, इस जो आपका नाली बना रहे हो इसकी गहराई क्या है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल आप मिला रहे हो, वो सारा ब्यौरा आपको देगा। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा क्या है, आरटीआई, हमारा अधिकार है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई अधिनियम जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, किसके लिए? अच्छा, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में है कि फिर से देख लेते हैं 67 नंबर। आरटीआई अधिनियम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्या बोले हैं? आरटीआई अधिनियम आपका जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि 67 का कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है केंद्रित है, किसके ऊपर केंद्रित है? किसके ऊपर केंद्रित है? तो बेटी के ऊपर केंद्रित है, यानी कि बालिका की जीवन रक्षा, संरक्षण और उसके शिक्षा पर क्या है, ये आपका केंद्रित करता है, ठीक है ना। चलो, क्या ये केवल शिक्षा पर है? तो नहीं, ये उसके संरक्षण पर भी है, उसके जीवन रक्षा पर भी है। क्या वृद्धा महिलाओं के पेंशन के लिए? नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका बालिका के जीवन रक्षा, संरक्षण एवं शिक्षा पर जो है केंद्रित है, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। 69 नंबर, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, हम लोग बोलते हैं ना धर्मनिरपेक्ष, वो किस भाग में घोषित किया गया है? तो ये हमारा प्रस्तावना, ये हमारा क्या है? प्रस्तावना है। उसी में हम लोग क्या बोलते हैं? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? राष्ट्र कह सकते हो। 69 का कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगला, संसद का कौन सा सदन जो है भंग किया जा सकता है? तो संसद का हमारा जो लोकसभा होता है उसको हम लोग भंग कर सकते हैं, वो भंग किया जा सकता है ना। संसद का कौन सा सदन जो है भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा। 70 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो है ना 35 क्वेश्चन साइंस है ना, 35 क्वेश्चन आपका साइंस और 35 क्वेश्चन आपका जो है सोशल साइंस क्या हो चुका है आपका? एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, किसका करेंगे हम लोग? गणित का करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 71 का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहता है वर्गमूल निकालें, यानी कि 44 लिखा हुआ है पूर्णांक 4/9, इसका कहता है वर्गमूल निकालें। तो आप क्या करना, पहले इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो, इसका 4 जाकर जोड़ दो, तो 44 में आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 चौक 36, क्या बोला है? 9 चौक आपका 36 हो जाएगा 3, और 9 चौक 36 3 39, और ये जाकर 4 जब जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? यह 400। तो ये हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 400 का 20 होता है, और 9 का कितना होता है? 3 होता है। पूर्णांक तोड़ दो, 3 6 18, 2/3, यानी कि 6 पूर्णांक कितना बोले हैं आपको? 6 पूर्णांक 2/3, 71 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अगला, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 1764 वृक्ष लगाता है और प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियां है, तो बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है? ध्यान देना। जैसे कि माना कि वह व्यक्ति जो है क्या आपका x पंक्ति लगाता है, 1 2 3 4, मान लो सपोज हम 4 की बात कर रहे हैं, या 5 के ले लो, 5 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं आपको? है 5, तो 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5। अगर बात इसको काउंट करके बताओ तो कैसे काउंट करोगे? 5 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे, यानी कि सब मिला कितने पौधे हो गए? 25। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि हर पंक्ति में x पौधे हैं और पंक्ति की संख्या कितनी है? x है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने पौधे निकल के आएंगे मेरे सामने? 1764, यानी कि x स्क्वायर हो गया 1764। अगर x निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा? √1764, और इसका वर्गमूल कितना होता है? 42, यानी कि हमारे पास 42 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में कितने वृक्ष हमारे हैं? 42 वृक्ष लगाया गया है। तो आपसे पूछा है पंक्ति की संख्या कितनी, तो कितनी आएगी? आपका 42 आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। तो 72 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। 73 नंबर, एक व्यक्ति अपने पुत्र से क्या है 24 साल उम्र में क्या है? बड़ा है। तो ये मान लो वो व्यक्ति है और ये क्या हो गया? उसका ये पुत्र हो गया। पुत्र अगर x वर्ष का, तो उसके पिताजी कितने का हो जाएगा? x + 24 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद, अब 2 वर्ष के बाद अगर बात किया जाए तो पिताजी हो जाएगा x + 24 + 2, अब बेटा कितना हो जाएगा? x + 2। 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? व्यक्ति की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो पिताजी है ना अपना बेटा की उम्र का क्या गुना हो चुका है? 2 गुना हो चुका है। तो इसमें 2 से गुना करके बराबर कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। x + 26 बराबर देके 2x + 4, ई जाके x पर आकर घटेगा तो क्या बचेगा? 1x, ई जाके घटेगा कितना बचेगा? 26 में से 4 गया तो
कितना बचेगा, x बराबर 22। x क्या माने थे आप, क्या माने थे, पुत्र का आयु। तो x अगर 22 वर्ष का है, आपसे क्या पूछा है, तो वर्तमान में पुत्र का पूछा है, तो पुत्र का कितना है वर्तमान में, 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा इसका, 22 आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 73 का 3 नंबर आएगा। 74 की बात कर लेते हैं। 74 में कहता है एक्स क्यूब माइनस 8 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x² प्लस का 7 है, और भुजा कितना दिया है, x-1, और उसकी आसन भुजा की लंबाई पूछा है। पाला करें आसन भुजा क्या होता है, ध्यान देना, दो भुजाओं का क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, है ना, उसी को बोलते हैं आसन भुजा। सो आपका अगर मान के चलो ये दिया है x-1, तो ये कितना होगा, और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, इसका क्षेत्रफल जो दिया है x² माइनस 8x² प्लस का कितना दिया है 7। सबसे पहला बात यहाँ पे कहता है दोनों अगर x² ही होगा तो फिर घट जाएगा ना। सो क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉल्ट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पावर का 3 लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने कितना होता है, चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है x-1, चौड़ाई हमको नहीं पता, उसका नाम कितना कर लेते हैं, b कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है x³ 8x² प्लस 7 बराबर x-1 इंटू बी। अगर आप b निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इसमें हमको भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, x-1 से क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x³ माइनस का 8x² प्लस का कितना लिखा हुआ है 7। कैसे भाग लगेगा, तो यहाँ पे हमको x² लगाना पड़ेगा ताकि ये x³ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का x² आएगा, सिंबल हो जाएगा चेंज, ये कट गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 7x² प्लस का कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पे अगर आप लगाते हो माइनस दे करके कितना लगाते हो, अगर आप लगाते हो x मरते में, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 7 मरते में 7x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x², और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है माइनस का 7x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, दोनों का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये कट गया। लेकिन ये 7x में से 7 आप नहीं घटा सकते। सो ये आपका 7x ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा 7x ही रहेगा, और ये आपका 7 बाद में आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको लगाना पड़ेगा माइनस का 7 मरते में, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि माइनस का 7x आवेगा, और यहाँ पे कितना आवेगा, प्लस का 7 आवेगा, सिंबल हो जाएगा चेंज, दोनों कट जाएगा। फाइनली जो है आपके पास कितना निकल के आया, उसका भुजा आपके पास निकल के चला आया x² माइनस 7x, और क्या बच गया माइनस का 7। ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, 3 नंबर आएगा। 74 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक है, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, 75 नंबर में कहता है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए। 75 नंबर कहता है ABCD एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज। आप बना लो, पहले अपना एक फोटो बनाओ समानांतर चतुर्भुज का, नाम लिख लेते हैं ABCD, ठीक है, जिसमें DAB बराबर कितना कहता है 75 डिग्री। DB ये आपका दिया है 75 डिग्री, और क्या कहता है DBC ये कितना कहता है आपका, ये कितना कहता है आपका 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है CDB, आपसे क्या पूछा है CDB, इसका मान पूछा है CDB, आपसे इसका मान पूछा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में क्या खास बात होता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये 75 तो कितना आएगा 75 आ जाएगा। अब ये क्या एक प्रकार का त्रिभुज है, जिसमें अगर ये 75 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री, तो वो कितना बचेगा हमारे पास, तो इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा 180 में से माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा 5, और 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि कितना आपका आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया आपका 45 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, देख लो समझ लो, अगर ये 75 दिया है तो यह भी 75 हो जाएगा, और अगर ये 60 दिया है तो दोनों मिला कितना हो जाएगा हमारे पास 135 हो जाएगा। 180 में से माइनस करोगे किसके हिसाब से, इस त्रिभुज के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 76 नंबर, दी गई आकृति में आपसे पूछा है डी का मान। डी कहाँ पर, ये बाहर में वेट कर रहा है, ठीक है, बाहर में क्या कर रहा है आपका, ये वेट कर रहा है। आपका जो डी है वो क्या कर रहा है, बाहर में आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर चतुर्भुज है तो इसके चारों कोने का जो कितना होगा 360 डिग्री। 120 यह है, 80 है, तो 200 तो ये हो गया, 60 वही 260, तो कितना बच गया आपका 100। और अगर ये रेखा सीधा है तो ये बनेगा आपका सरल रेखा कोण। अगर वो 100 डिग्री देखा डिग्री 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, 2 ऑप्शन। कितना जाएगा आपका 2 ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 76 के बाद आपका है ना, 76 का आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी हो जाओ भाई,
76 का 2 हो गया। बात करते हैं 77 नंबर का। एक वर्ग की परिमिति भुजा की लंबाई का डॉटेड गुना होता है। आपको पता होना चाहिए वर्ग की जो परिमिति होती है, परिमिति किसकी, वर्ग की, वो कितना होता है, 4 गुने क्या होता है, भुजा होता है, यानी कि भुजा का क्या गुना, 4 गुना। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगर बात करते हैं 78 का, ध्यान देना, तो 20 पुस्तक का दाम कितना है, 50 रुपया, 50 है। क्या बोलता है, 20 पुस्तकों की कीमत कितनी है, 50 रुपया, तो 28 पुस्तक का दाम क्या होगा। अरे भाई 20 पुस्तक का दाम लिखाओ, लगा दो ऐकिक नियम, ठीक है ना, लगा दो अपना ऐकिक नियम। क्या लिखना है, 20 पुस्तक की कीमत बराबर कितना है, 50 रुपया। इसीलिए एक पुस्तक की कितनी कीमत हो जाएगी, 50/20 रुपया। इसीलिए क्या पूछा है, 28 पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी, 50/20, गुने का कितना आएगा यहाँ पर 28। आप क्या करो, यहाँ से 1 0 कट कर लो, 2 से काट दो 14 मरता में, 14 पंचे 70 रुपया, यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन का कितना आएगा आंसर आपका, 70 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एक टंकी पाइप जो है ए द्वारा, ये कितना मिनट लिखा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, 10 मिनट। कितना लिखा हुआ है ये आपका, ये 10 मिनट है ना। एक आपका टंकी जो है ए द्वारा 10 मिनट में भर जाता है, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम, ए भरता है 10 मिनट में, और बी जो है खाली करता है 12 मिनट में। और अगर खाली करता है तो सिंबल में आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा, इसका माइनस। क्या लेकर चलना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी हमारा क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, ये हमारा भरने वाला, बी हमारा क्या है, खाली करने वाला। तो यहाँ दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, भाग दे देंगे, 10 छक 60 और 12 पंचे 60, ये माइनस में है। यानी कि देखा जाए तो 1 मिनट में यह जो है, अगर हमें टंकी का 60 भाग भरना है, अगर टंकी को बांट देते हैं 60 भाग में, तो ए हमारा 6 भाग भरेगा, लेकिन बी क्या करेगा, 5 भाग खाली कर देगा। तो फाइनली 1 मिनट में कितना भर रहा है, बस 1 भर रहा है। कितना भर रहा है, 1 भर रहा है। तो अगर हमें पूरा भरना होगा तो कितना हो जाएगा, 60/1, यानी कितना देर लगेगा हमको, 60 मिनट। यानी कि हमारा जो नल है ना, अगर दोनों को खोल दिया जाए, ए और बी को, तो हमारा जो है 60 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है ना, तो 79 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 80 नंबर, x + y का वैल्यू दिया है और x y का भी गुना करके दिया है। आपसे पूछा है x³ + y³। तो आपको पता होना चाहिए a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है, a + b होता है। ठीक है, अब x + y कितना दिया है आपका, 7 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 3 इंटू xy कितना दिया गया आपका, 16 दिया गया है, इंटू xy कितना दिया है, प्लस में 7 दिया गया है, बस हो गया। इसका पावर 3 करो, कितना आएगा, 343। इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112, और गुने 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 336। कितना बचेगा आपके पास, 7 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला। 80 का कौन आएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, 81, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 4 अंक का छोटी कितना होता है, 1 पर 3 0। इसका हम निकालना चाहते हैं वर्गमूल। कैसे निकलेगा, 3 तिहाई 9, 1 बच गया, इन्हें कारी कितना आवेगा आपका, 00 उतर के आवेगा। 1 मरतबे में लगाइएगा तो कितना बच गया आपके पास, 61 है ना, और इधर कितना बच गया आपके पास, 39। देखो 39 आप माइनस नहीं कर सकते हो, माइनस करोगे तो वो 4 अंक की जगह पर 3 अंक बचेगा। क्यों, 1000 में से अगर मान कर चलो तुमने 39 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 961। तो 3 अंक का हो गया ना, तो माइनस नहीं कर सकते हो। जोड़ोगे तो फिर लोचा हो जाएगा, इसीलिए कितना जोड़ना है पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 1 मरतबे में लगाए तो 61 लगाए, अगर यहाँ पे 2 मरतबे में लगाते तो हमको कितना चाहिए होता, हमको यहाँ पे 124 चाहिए होगा। यानी कि हमें कितना चाहिए, बस हमें कितना चाहिए, बस हमें 24 चाहिए। अगर इसके पास 24 को और होता तो आज हमारा ये 124 क्या होता है, यहाँ पे जो लगाए थे वो हमारा आराम से लग जाता है ना। सो आपका जो है यहाँ पे जवाब कितना आएगा, वो हमको 1000 नहीं बल्कि कितना चाहिए, हमको 1024 चाहिए। यही वो क्या है, 4 अंक का सबसे कम नंबर है जिसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, हमारा संभव हो जाएगा, यानी कि 42 आएगा, सॉरी 32 आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1024। 81 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, चलो 82 नंबर, यहाँ पे आपसे कहता है कि कितना का स्क्वायर कर दे में से 419 का स्क्वायर अगर घटा दिए तो कितना आएगा, 839। देखो थोड़ा सा माइंड सेट क्वेश्चन है, आप चाहो तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, लिख लो 419 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब बराबर कितना दिया, 839। तरीका क्या कहता है, इसका स्क्वायर निकाल के जाके जोड़ोगे पर तो जुट जाएगा,
और तब निकालना पड़ेगा उसका क्या वर्गमूल निकालोगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका इसका ऑप्शन अटैक है। अगर मान के चलो यहाँ पे हम 420 डाल देते हैं तो 420 के स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा 419 का स्क्वायर। और यदि जो है यहाँ पे कितना बोले हैं 420 और कितना बोले हैं 419, अगर दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर का निकालना रहता है तो केवल उन दोनों का जोड़ करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 420 में अगर हम 419 अगर जोड़ देते हैं तो 800 कितना आ जाएगा 39, ये पहले से दिया गया है। सो यहाँ पे नंबर कितने आएंगे 420 आएंगे। ठीक है, ये आपका ट्रिक होता है कि अगर आप दो लगातार संख्याओं का वर्ग करिएगा, दो लगातार संख्या का वर्ग करके अगर माइनस कर दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, दोनों का सम आएगा, दोनों का जोड़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, आपको हम दोनों विधि बता दिए, ठीक है ना। एक कमरा है जो कि क्या है 10 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर क्या है आपका ऊंचा है। दीवारों का क्षेत्रफल निकालें जिसमें खिड़कियां और दरवाजे कितना बोला है 20 स्क्वायर मीटर में है, ठीक है ना। चलो तो क्या होता है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। 2h कितना है आपका 4, एल कितना आपका है 10 मीटर, बी कितना आपका है 5 मीटर, 2 चौका 8 है और एक कितना हो जाएगा 10 5 15 120 मीटर स्क्वायर, जिसमें से दरवाजा और खिड़की कितना है 20, माइनस कर दीजिए कितना बचेगा आपके पास 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। कुछ गलत नहीं किए, देख लो एल प्लस बी है 10 5 15 हो गया, 15 8 120 माइनस कर देंगे 20, हमारे पास 100 बचेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका 83 का फर्स्ट आ जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट देखे थे। एक्स माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, आपसे पूछा है ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस का 3ab इंटू होता है ए माइनस बी, ठीक है। चलो इसका वैल्यू कितना दिया है 3 का कर लो क्यू, 3 इंटू 28 इंटू एक्स वाई का मान दिया है यहाँ पे 28 और इसके जगह पर फिर से 3 दिया है, ये कितना होता है 27 प्लस इसका क्या करना पड़ेगा गुन्ना, तो 3 तिहाई 9 से गुन्ना कर लो 28 में, 9 8 72 हासिल 7 और 9 3 18 7 कितना होता है 25, कितना हो जाएगा दोनों जोड़ने के बाद 279, कितना आ जाएगा इसका 279। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। चेक कर लो फिर से, 3 का क्यूब 27 और 3 इंटू 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 8 72 हासिल 7 9 2 18 7 25, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यही सही इसका ऑप्शन है। 84 का कितना आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करें कितना है x भागा x के पावर 5 है, भागा का मतलब बट्टा होता है, x के पावर 7 है, गुन्ना कितना से करना है x के पावर 4 से। ये पावर जो होता है गुन्ना वाला आपस में जुड़ जाता है, x के पावर कितना हो गया 9, बट्टा में कितना है 7, डिवाइड करोगे घट जाएगा पावर, कितना बचेगा 2। 85 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा 3 आंसर, ठीक है ना। 86 देखते हैं, 86 में कहता आपका है 27 के पावर k है बराबर 9/3 के पावर कितना लिखा हुआ है आपका k, 3 के पावर k है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बटा में 1 बोल के, तो 27 के पावर k है और 3 के पावर कितना है k है, बराबर कितना आ जाएगा 9। 27 का नाम कर सकते हो 3 के पावर 3 और उसका भी पावर क्या है k और इंटू में 3 के पावर क्या है k, बराबर कितना आएगा 3 के पावर 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 के पावर, ये कितना हो जाएगा आपका 3 के और ये कितना है 3 के पावर k, कितना आ जाएगा 3 के पावर 2, दोनों 3 क्या करेगा k वाला आपका पास जुट जाएगा, 3 के और 1 के जोड़ कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा, 3 के पावर कितना आ गया 2, आधार दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। सो k का मान कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 1/k का स्क्वायर, आप क्या करना 1/k कितना निकला आपका 1/2 का क्या करना होगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 मेन बट्टा, इसका स्क्वायर कितना होता है 1/4, ये 4 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 4। 86 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4 आएगा, आप देख 86 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं 87 के बारे में, ठीक है। तो 87 में क्या कहता है कि दो संख्या जो है 9:4 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना बोला अधिक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में कट गया है, 55 मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, स्मॉल नंबर। क्या कहता है तो माना कि छोटी संख्या कितना है 9x, बड़ी संख्या कितना है आपका 14x, ठीक है। कहता है बड़ी संख्या जो है आपका 14x वो छोटी संख्या से कितना अधिक है 55 अधिक है, बराबर दे लो, सॉल्व कर लो इसको, समीकरण बन गया आपका। जाके पहले घटेगा तो कितना बचेगा 5x, क्योंकि 9 जाके घटेगा 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा,
यानी 55 हो गया। x कितना निकलेगा 55/5 कितना निकलेगा 11। अब x का मान आ गया 11, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 9 गुने 11 करोगे तो कितना होगा 99, और 14 गुने 11 करोगे तो कितना आएगा 154। आपसे क्या पूछा है, तो अधिक संख्या सॉरी तो संख्याएं निकालिए। संख्या कितना आ गया 99 और कितना आ गया आपका 54 आ गया। 87 का कौन आ जाएगा संख्या 99 और 154। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट आ जाएगा। 88 नंबर, चतुर्भुज ABCD में ध्यान देना, हमें नहीं पता कौन सा चतुर्भुज है, बस ये ABCD एक है। इसमें कहता है A 100 है और B कहता है आपका 70 है, ठीक है। और C और D का नहीं पता है, तो C कहता है मान लेते हैं 8x और D कितना कह लेते हैं 11x। हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोने का जो कितना होता है 360 डिग्री, तो A का हो गया 100 डिग्री, B का 70 डिग्री, C का 8x और D का कितना है 11x। अगर इन चारों को जोड़ देते कितना आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। अब कितना हो जाएगा 11 8 ये 19x हो जाएगा, और ये संख्या कितना आपका है 170 है। जाके घटेगा इस पर, 360 में से घटेगा 170 तो कितना बचेगा आपका, ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 17 9 26 कितना बचेगा 190, 19x बराबर। यहाँ से x कितना निकलेगा आपका 19 से डिवाइड करो कितना निकलेगा 10। आपसे क्या पूछा है डी कितना माने थे आप 11x, 11 गुने 10 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये आपका 88 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 89 का, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, ध्यान देना क्या होता है आसन कोण, ये होते हैं आसन कोण, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं आसन कोण होते हैं। 3:2 में है, अगर ये 3x है तो ये कितना होगा 2x होगा। तो हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है समानांतर होती है, तो ये क्या हो गया उसका तिरछेदी रेखा हो गया, और ये दोनों कौन सा कैसा कोण हो गया एक ही ओर के क्या हो गया अंतःकोण हो गया। और एक ही ओर के अंतःकोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 180, x कितना निकलेगा 5 से डिवाइड कर दो, इसमें कितना निकलेगा 36। अब आपसे क्या पूछा है उसके माप बताओ, तो ये हो जाएगा 3 गुने 36 बराबर 108 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 गुने 36 बराबर देखे 72 डिग्री। सो आंसर क्या आ गया 108 और 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर 89 का फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो 90 नंबर कहता है एक कार जो है 300 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटा में और 400 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटा में तय करती है, तो उसका क्या निकालना है औसत, क्या निकालना है गति। आप लोगों को पता होना चाहिए जो औसत गति होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कुल दूरी बट्टा क्या होता है कुल समय के बराबर होता है, ठीक है। कुल दूरी कितनी आपकी है तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, 300 प्लस का 400, और कुल समय कितना है 5.5 घंटा और 8.5 घंटा, 5.5 घंटा और कितना 8.5 घंटा। बस हो गया, जोड़ना पड़ेगा कितना आ जाएगा 4 3 कितना आ गया आपका 700 आ गया। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, 700 बट्टा में 8.5 और 5.5 कितना होता है 14 होता है। ये आपका किलोमीटर में था, ये आपका घंटा में था, डिवाइड कर दो कितना निकलेगा 50 किलोमीटर प्रति क्या निकलेगा घंटा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, और उसका कितना आएगा ऑप्शन नंबर देख लो 99 का आपका आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। फाइनली हमने जो है सेट पेपर क्लास 8 का जो कि 11 मार्च का एग्जाम हुआ था उसका हमने 90 के 90 क्वेश्चन क्या कर लिया आपके सामने डिस्कशन कर लिया, और ये हमने सबका ऑप्शन भी बता दिया। आप सभी बच्चे क्या करिएगा, जो भी आपके पास OMR होगा डुप्लीकेट वाला है ना, उसमें जो था ना कार्बन कॉपी वाला OMR, उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा और अपने आंसर को देख लीजिएगा कितना आपका सही हुआ है कितना आपका गलत हुआ है। सही बच्चे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सेट पेपर में आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। सेट पेपर में आपका जो है यानी कि सेकेंड वाला जो पेपर था मैथ साइंस वाला, और उसमें आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, आपके सामने हम मैथ का भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है घर पे खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।